तो मार्केट ने 1000 पॉइंट से 4000 पॉइंट का जंप किया था, जो इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का हाईएस्ट जंप था। हमारे घर पर लोग पैसे लेके आते थे उसको ट्रेड करने के लिए। और कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है, तो म्यूचुअल फंड में क्या सही है? क्या हर इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड सूटेबल होते हैं? पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है उसको 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरी पॉडकास्ट सीरीज़ गेम चेंजर में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। आई एम उमेश खंडेलवाल, आई एम ए सिविल इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड MBA इन मार्केटिंग। मैंने लगभग 34 वर्षों तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक PSU जो कि टेलीकॉम सेक्टर में काम करता है, मैं विभिन्न पदों पे काम किया और एज ए सुपरिटेंडिंग इंजीनियर मैं यहाँ से रिटायर हुआ हूँ। नाउ सिंस आई हैव बीन रिटायर्ड, तो मैंने ये तय किया कि मैं कुछ ऐसे लोगों से इंट्रैक्शन करूँ कि जिन्होंने अपने कार्य क्षेत्र में शानदार काम किया है, अच्छा काम किया है, और उनके अनुभव को आप तक मैं साझा करूँ। एंड इसके अलावा इस पॉडकास्ट सीरीज़ में हमारा ये भी ध्यान रहेगा कि जिन भी इंडिविजुअल्स को हम इनवाइट करें उनसे हमें कुछ सीखने को मिले, कोई नई नई जानकारियाँ मिले, और हमारा जो पॉडकास्ट का विषय है वह भी सामयिक हो और लोगों की नीड के अनुरूप हो। इसलिए ये जो हमारी फर्स्ट पॉडकास्ट सीरीज़ है, इसमें हमारे इस पॉडकास्ट का विषय रहेगा इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस। इस कड़ी में आज हम श्री हरविंदर सिंह जी संधू, जो कि सिंधु फिनसर्व के को-फाउंडर हैं, को आमंत्रित किया है, जिनका कि लगभग 33 वर्षों से अधिक अनुभव फाइनेंशियल सेक्टर में रहा है। सिंस ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है और मैंने इसलिए संधू जी के ऑफिस में रिकॉर्ड किया है। संधू जी नमस्कार, आपका हमारे पॉडकास्ट शो में बहुत बहुत स्वागत है, और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। नमस्कार रमेश जी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने अपने नए पॉडकास्ट सीरीज़ की शुरुआत की है, और आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो भी बहुत अच्छा है, लोगों को एजुकेट करना, क्योंकि आज के समय में फाइनेंशियल लिटरेसी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो जहाँ तक हमारी बात है, तो हमने 1989 से संधु फिनसर्व की शुरुआत हुई और मैंने 1992 में मैंने इसको ज्वाइन किया। संधू जी, जैसे कि आपने हमें बताया कि 1989 में संधु फिनसर्व की शुरुआत हुई थी और आपने 92 में इसको ज्वाइन किया था, और आपको इसकी इंस्पायरेशन कहाँ से मिली? 1992 का जो पीरियड था उस समय मार्केट बहुत तेज़ी से बढ़ा था। तो 1990 से 92 के बीच में अगर आप देखें तो मार्केट ने 1000 पॉइंट से 4000 पॉइंट का जंप किया था, जो इंडियन स्टॉक मार्केट हिस्ट्री का हाईएस्ट जंप था। तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिली। उस समय क्या था कि उस समय एक मास्टर प्लस करके एक UTI की स्कीम आई थी। तो उस मास्टर प्लस स्कीम में मैंने देखा था कि 10 रुपये की जो यूनिट थी वो लॉन्च होते ही वो 60 रुपये सेल होने लग गई थी। तो बहुत सारा उसकी डिमांड आने लगी और हमारे घर पर लोग पैसे लेके आते थे उसको ट्रेड करने के लिए। तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिली। मुझे लगा कि ये ऐसी क्या चीज़ है जो इतनी जल्दी पैसा यहाँ पर डबल होता है। तो वहाँ इक्विटी मार्केट में मेरा इंटरेस्ट जागा, और मैंने वहीं से ही उसके बाद एक UTI की स्कीम आई मास्टर गेन, तो वहीं से ही मैंने अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी की एक एडवाइजरी की वहीं से ही शुरुआत की। उस समय लोगों में म्यूचुअल फंड्स और फाइनेंशियल प्रोडक्ट को लेकर अवेयरनेस बहुत कम थी। क्लाइंट्स का ट्रस्ट आपने कैसे बिल्ड किया? उस समय क्या है कि एजुकेशन की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो क्लाइंट को बहुत ज़्यादा म्यूचुअल फंड के बारे में नॉलेज नहीं होती थी। इक्विटी मार्केट में भी वही क्वालिफाइड लोग ही जाते थे, या तो डॉक्टर या इंजीनियर या प्रोफेसर लोग थे, जो हाईली क्वालिफाइड जो लोगों का सेगमेंट था, खाली वही सेगमेंट इक्विटी में इन्वेस्ट करता था। तो एक आम आदमी को इसके बारे में नॉलेज नहीं थी। तो सबसे पहले हमने एक जनरल इन्वेस्टर को एजुकेट किया कि म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, इक्विटी मार्केट क्या होता है। इक्विटी मार्केट एक तरीके का बिजनेस है, आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अगर बिजनेस ग्रो करेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। तो ये एक अवेयरनेस हमने धीरे धीरे करके लोगों में फैलाई, और हमने साथ ही उनको ये बोला कि आपको बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक छोटे से इन्वेस्टमेंट से आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो धीरे धीरे लोगों को एक अच्छी सर्विसेज दी और उससे लोगों में ट्रस्ट बिल्ट हुआ, और एक ऑर्गेनिक वे में हमारी जो नए कस्टमर्स के हमारे साथ जो जुड़ने स्टार्ट हुए, और ये जर्नी जो ऐसी स्टार्ट हुई जो आज तक हम इसमें काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, और आज हम करीब 4000 कस्टमर को
हमारी कंपनी के थ्रू सर्विसेज दे रहे हैं। शुरुआती दौर में सबसे बड़े चैलेंजेस क्या थे और उन्हें मैनेज करने के लिए आपने क्या किया? तो सर चैलेंजेस तो बहुत थे। आज के टाइम में तो आज का समय तो इतना डिजिटलाइज हो गया है कि हर चीज़ आप खाली क्लिक करने से ही आपका इन्वेस्टमेंट हो जाता है। पर उस समय क्या है कि सब कुछ फिजिकल था, हमें फिजिकल फॉर्म भरने पड़ते थे। मैक्सिमम जो ट्रेड थे वो कैश में हुआ करते थे। क्लाइंट कैश पेमेंट देता था, उसका हम बैंक से ड्राफ्ट बनवाते थे, तो ड्राफ्ट उस फॉर्म के साथ लग के जाता था। फिर उसको कोरियर किया जाता था जयपुर, क्योंकि उसका जयपुर उस समय म्यूचुअल फंड के जो ऑफिसेज थे वो जयपुर ही हुआ करते थे। तो जयपुर वहाँ भेजते थे। जयपुर में 2 से 3 दिन में वो फॉर्म वहाँ मिलता था। फिर उसके बाद वहाँ से रिसीट हमारे पास आती थी। तो इस प्रोसेस को भी करीब 10 दिन लग जाते थे एक ट्रांजैक्शन को। तो ये बहुत समय कंज्यूमिंग था। तो आज का समय तो बहुत ही अच्छा है। संधू जी, आजकल हम एक ऐड काफ़ी देख रहे हैं जिसमें कि सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा वो म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग बात करते हैं और कहते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। तो म्यूचुअल फंड में क्या सही है? क्या हर इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड सूटेबल होते हैं? सही सर, आपका बहुत अच्छा सवाल है और सभी लोग आजकल सुनते हैं। आजकल तो आईपीएल मैच भी चल रहे हैं, तो आईपीएल मैच में भी म्यूचुअल फंड सही के बहुत सारे ऐड आते हैं। तो सच में म्यूचुअल फंड सही है, क्योंकि इसमें हर सेगमेंट के लिए कुछ ना कुछ है। तो इसमें आपको, अगर आपके पास शॉर्ट पीरियड है, आपको 10 दिन के लिए आपके पास कोई पैसा रखा हुआ है, तो उसको 10 डेज़ के लिए भी आप इसमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, लिक्विड फंड्स वगैरह में। हालांकि म्यूचुअल फंड में जो रिटर्न है वो गारंटीड नहीं होते हैं, बट अगर आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट के बेस पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसके हिसाब से सारा प्रोडक्ट इसमें अवेलेबल है। तो शॉर्ट टर्म के लिए लिक्विड फंड हैं, थोड़ा सा लॉन्ग के लिए डेथ फंड्स हैं, थोड़ा सा और लॉन्ग आप 3 to 5 ईयर जाना चाहते हैं तो उसके लिए बैलेंस फंड्स हैं, फिर उसके बाद इक्विटी फंड्स हैं, थेमेटिक फंड्स हैं। तो बहुत बड़ा इसमें आपका एलोकेशन है, जिसमें आप अपने रिक्वायरमेंट, आपके रिस्क एपेटाइट, आपके रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। संधू जी, जब म्यूचुअल फंड की बात आती है तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग की चर्चा ज़रूर होती है। तो ये क्या और किस तरीके से म्यूचुअल फंड से कोरिलेटेड है? तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है उसको 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड भी बोला जाता है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम। आप जितना समय इसको देंगे उतना आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। 2 फ्रेंड थी, आरती और मीरा। तो आरती ने अपना इन्वेस्टमेंट एक समय से स्टार्ट कर लिया। उसने एक 10,000 रुपये महीने की सिप स्टार्ट की अपनी 25 साल की एज से, और उसने 60 साल तक वो इन्वेस्टमेंट किया। टोटल जो उसका इन्वेस्टमेंट था करीब 42 लाख उसने इन्वेस्ट किया। जबकि वहीं मीरा ने जो इन्वेस्टमेंट अपना स्टार्ट किया वो 40 की एज से स्टार्ट किया, और उसने 10,000 के बजाय 20,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया और 60 साल की एज तक किया। मीरा ने टोटल डिपॉजिट जो किया 48 लाख किया। तो जो मीरा की जो मैच्योरिटी वैल्यू थी वो थी करीब 2 करोड़ रुपए। इसमें हमने 12% रिटर्न एज्यूम किया है। और आरती की जो मैच्योरिटी वैल्यू थी वो थी 6 करोड़ रुपए। जबकि आरती ने खाली 42 लाख डिपॉजिट किए और मीरा ने 48 लाख डिपॉजिट किए। तो इसी को पावर ऑफ कंपाउंडिंग बोलते हैं, क्योंकि आरती ने लंबा समय दिया अपने इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्ट करने में, और उसको काफ़ी अच्छी पावर ऑफ कंपाउंडिंग से ग्रोथ मिली। संधू जी, आप हमें बताएं, जब एक इन्वेस्टर खुद से फंड चूज़ करता है तो वह क्या कॉमन गलतियां करता है, और एक प्रोफेशनल किस तरह से अप्रोच करता है फंड सिलेक्शन को? तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना ऐसा है कि आप जैसे आपकी कोई भी अगर कोई डिजीज़ है, अगर आपको उसका इलाज करना है, तो आप खुद ही उसकी दवाई ऑनलाइन चूज़ करके या अपने मेडिकल शॉप से जाके आप ख़रीदते हैं और उसका आप अपना इलाज करते हैं। तो बट अगर आप प्रोफेशनल के पास जाते हैं तो अपने एक्सपीरियंस से वो आपको दवा देता है, आपको कौन सी आपकी पुरानी बीमारी आपसे पूछता है, आप में क्या क्या आपके उसके सिम्टम्स हैं, वो उसको पूरी रिसर्च करता है, उसके बाद ही आपको प्रेस्क्रिप्शन लिखता है। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना सेम वैसा ही है। संधू जी, कई बार लोग कहते हैं कि हाई रिटर्न दिखने वाले फंड हमेशा बेस्ट होते हैं। तो हमें ये बताएं कि इन्वेस्टर की रिस्क प्रोफाइल और सूटेबिलिटी को भी क्या ध्यान में रखना ज़रूरी होता है? सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मैं ये मानता हूँ और मैं देखता भी हूँ कि बहुत सारे लोग खाली रिटर्न्स देखते हैं फंड के और उसके बिहाफ पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जबकि ये बिल्कुल सही नहीं है। तो हमेशा जो हाई रिटर्न वाले फ़ंड वो अच्छे नहीं होते।
तो अगर आप पुराना डाटा देखेंगे कि अगर 2015 में अगर आपने इन्वेस्ट किया और उस समय हाई रिटर्न वाले फंड आपने चूज़ किए और उसको इन्वेस्ट किया, अगर आपने 3 साल बाद देखा तो जो उस समय टॉप पे थे वो कहीं दूसरे नंबर्स पे चले गए, और जो 2020 में जो टॉप पे थे वो आज वो काफ़ी नीचे हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो टॉप फंड है वो आगे भी टॉप बना रहे। तो फंड में बहुत सारी चीज़, बहुत सारे रेशोज़ और वो सारी चीज़ें देखी जाती हैं, फ़ंड की अप्रोच देखी जाती है, तो उन सबको देख के ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। संधू जी, एज वी नो कि मल्टी एसेट फंड्स का ट्रेंड काफ़ी बढ़ रहा है, क्या ये नए इन्वेस्टर के लिए एक कन्वीनियंट और बैलेंस्ड विकल्प है? मल्टी एसेट फंड क्या है कि जैसा कि नाम मल्टी एसेट है, तो उसमें डिफरेंट एसेट में फंड मैनेजर के द्वारा आपका इन्वेस्टमेंट किया जाता है। तो जैसा कि नाम में मल्टी एसेट है, तो इसमें डिफरेंट एसेट होने की वजह से आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है वो टोटली डाइवर्सिफाइड होता है। तो ये बोला जाता है कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट अलग अलग सेक्टर्स में डाइवर्सिफाई है तो आपके जो रिटर्न है, आपकी जो रिस्क है वो उसमें काफ़ी कम हो जाती है। मान के चलिए कि आज जो गोल्ड है, गोल्ड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बट इक्विटी मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो जो आपके रिटर्न की जो भरपाई है वो गोल्ड कर सकता है इक्विटी मार्केट के मुकाबले। तो इसको अपने इन्वेस्टमेंट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। मल्टी एसेट फंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये अभी तक देखा गया है कि उन्होंने भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। आज बहुत से लोग स्टॉक मार्केट से डरते हैं, क्या ये फाइनेंशियल नॉलेज की कमी या ट्रस्ट का इशू है? सर, अभी आज के समय भी अगर देखा जाए तो इंडिया में अवेयरनेस की बहुत कमी है, एजुकेशन की बहुत कमी है। तो ये जो इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस है ये बहुत सारे लोगों में नहीं है। लोग जानते ही नहीं है कि इक्विटी क्या है, ये कैसे इन्वेस्ट होती है। तो इसमें आज भी अगर आप देखेंगे तो इंडिया में ओनली 6% लोग इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि ये इसको हम यूएस से कंपेयर करें तो यूएस में करीब 60% से ज़्यादा लोग इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आज यहाँ पे अवेयरनेस की काफ़ी कमी है, जिसकी वजह से लोग इससे डरते हैं। और हालांकि रिस्क इसमें इंक्लूड है, रिस्क के साथ इसमें फिर रिटर्न्स भी हैं। एक यंग संधू जी, आप हमें बताएं कि एक यंग इन्वेस्टर अपनी फाइनेंशियल जर्नी स्ट्रॉन्ग और डिसिप्लिन कैसे बना सकता है? तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर ना मैं एक स्टोरी से देना चाहूँगा। तो एक गांव था, उस गांव की प्रथा थी कि उस गांव में अगर कोई भी नया आदमी सुबह मॉर्निंग में 5 बजे आके उस गेट पे एंटर करेगा तो उसको उस गांव का, उस एरिया का राजा घोषित कर दिया जाता था। बट उन गांव के लोगों की एक कंडीशन थी कि 5 साल बाद उसको, राजा बनने के बाद उसको नदी के पार एक जंगल था, वहाँ पर उसको छोड़ दिया जाता था। तो बहुत सारे लोग जो राजा बने थे तो वो बहुत ज़्यादा, जब राजा बनने के बाद जब उनको छोड़ा जाता था तो बहुत ज़्यादा वो उनको विनती करते थे कि भैया हमें वहाँ मत छोड़ो, क्योंकि वहाँ पे पशु थे, जानवर थे बहुत सारे जो वहाँ पे उनको डराते थे, क्योंकि वहाँ अकेला वो उसको छोड़ दिया जाता था। तो हुआ यूँ कि एक नया व्यक्ति, ऐसे ही 5 साल गए और एक नया व्यक्ति वहाँ पर आया और उसको राजा घोषित कर दिया। बट उसको पता था कि पहले से 5 साल बाद मेरे साथ ये होने वाला है। उसने क्या किया, उसने जो नदी के पार जो एरिया था उस एरिया को डेवलप करना स्टार्ट किया। वहाँ पर उसको उसकी क्लीनिंग कराई, वहाँ पर कुछ लोग भेजे, वहाँ पर उनको बसाया, वहाँ पे जो जानवर थे उनको दूर वहाँ से भगाया और उस एरिया को एक नया एरिया उसने डेवलप कर दिया। 5 साल बाद जैसे ही उसको, उससे राजा का ताज छीना गया तो उसको वहाँ भेजा गया। तो उसके बाद की लाइफ भी उसने पूरी ज़िंदगी वहाँ पे बड़े राजाओं की तरह से बिताई। तो इस कहानी को कहने का उद्देश्य ये है कि आज के समय में अगर जो भी यंग लोग हैं, जो अपना आज के समय के वो राजा हैं, आज वो अर्न कर रहे हैं तो वो राजा हैं, आज उनके पास पैसे, सारी इच्छाएं वो अपनी पूरी कर सकते हैं। तो अगर आज के समय में वो फ्यूचर की अगर अपनी प्लानिंग आज ही कर लेते हैं तो वो ज़िंदगी भर राजा बन के रह सकते हैं। तो मेरा ऑब्जेक्ट इसके पीछे ये है कि आप कि आज के समय से ही अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे, अपनी फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, तभी आप ज़िंदगी को आसानी से जी पाएंगे रिटायरमेंट के बाद। संधू जी, जैसा कि हम जानते हैं कि लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट हैं वो एज के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे कोई 30 एज का है और कोई 50 एज के इन्वेस्टर्स हैं, तो इनकी प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती हैं।
इन्वेस्टमेंट अप्रोच में ये डिफरेंस कैसे मायने रखता है? इन्वेस्टमेंट अप्रोच में डिफरेंस बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर आज मेरी एज कम है, मेरे पास टाइम ज़्यादा है, तो मुझे फास्ट इन्वेस्टमेंट में इक्विटी वाले में थोड़ी सी मैं रिस्क भी ज़्यादा ले सकता हूँ, तो उसमें अकॉर्डिंग टू एज में ज़्यादा रिस्क उसमें ले सकता हूँ, तो मुझे प्योर इक्विटी में जाना चाहिए। उसका मेरा पोर्टफोलियो भी बिल्कुल वैसा ही रेडी होना चाहिए। बट अगर मेरी एज ज़्यादा है, मेरी लाइबिलिटी 60 साल की एज में आने वाली है, जल्दी मतलब लाइबिलिटी में टाइम कम है, तो मुझे मेरा पोर्टफोलियो उसी के अकॉर्डिंग डेवलप करना चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट होने के पूरे चांसेस हैं। संतु जी, आप हमें बताएं कि क्या क्लाइंट को अपना पोर्टफोलियो रेगुलर रिव्यू करना चाहिए? अगर हाँ, तो रिव्यू करते समय किन किन फैक्टरों का ध्यान रखना चाहिए? डेफिनेटली आज के समय में पोर्टफोलियो को रिव्यू करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो रिव्यू क्यों करना चाहिए? आज मेरे पास कोई भी पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए अगर कोई क्लाइंट आता है, तो सबसे पहले मेरा सवाल उससे ये होता है कि आपके कोई भी गोल्स में कोई चेंजेस तो नहीं है। आपने अगर कस्टमर ने 10 साल की गोल के हिसाब से प्लानिंग आज की हुई है, बट उसके पास आने वाले 2 से 3 साल में कोई ऐसा कोई गोल तो नहीं आने वाला जिसके लिए उसको हमें कुछ प्लानिंग को रिव्यू करके और उसको कुछ उसके एलोकेशन में चेंज करना हो। मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम 6 लेन रोड पे जाते हैं ना, तो उसमें एक स्पीड की लेन होती है जहाँ पे 120 की स्पीड पे आप गाड़ी चलाते हैं, दूसरी लेन होती है जहाँ पे आप 60 की स्पीड पे चलाते हैं, थर्ड लेन होती है जिसमें और भी कम स्पीड वाली लेन होती है। कल अगर अचानक आपको 120 की उससे अगर आपको 40 की स्पीड में जाना हो, या आपको अचानक से आपको लगे कि सामने आपका वो गोल नज़दीक है, आपको ब्रेक लगानी पड़े, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेम इसी तरह इन्वेस्टमेंट में अगर आपका गोल 10 साल का है और 2 साल बाद ही अचानक कोई आपका गोल आने वाला है, तो उसके लिए प्री प्लानिंग करने की बहुत ज़रूरत है। हम अगर इक्विटी में हैं तो इक्विटी से हमें बैलेंस में पैसे को शिफ्ट करना चाहिए। बैलेंस से अपने को अगर और शॉर्ट टर्म गोल है तो हमें उसको डेथ फंड में, डेथ ओरिएंटेड बैलेंस फंड में डालना है, और शॉर्ट टर्म गोल है तो हमें लिक्विड फंड्स में उस पैसे को शिफ्ट करना है धीरे धीरे। तो उसका टाइमली आपके कंसल्टेंट को सारी चीज़ों का पता होना बहुत ज़रूरी है अपने फाइनेंशियल रिव्यू के लिए। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट फ़िलासफ़ी है वो ये है कि कस्टमर की रिस्क प्रोफाइलिंग सबसे इम्पॉर्टेंट है, और उसकी रिस्क प्रोफाइलिंग के हमारे 2 पैरामीटर्स हैं, एक तो उसकी रिस्क टॉलरेंस और उसकी रिस्क एपेटाइट। इसके हमने कुछ क्वेश्चनर्स बनाए हुए हैं, उस क्वेश्चनर के वो हम क्लाइंट से पूछकर और उसको फिल करते हैं, उससे हम उसको वो जो स्कोर होता है, स्कोर के अकॉर्डिंग हम आपको एक पोर्टफोलियो इंसिडेंटल एडवाइस देते हैं और आपको पोर्टफोलियो आपका एक बिल्ड करते हैं। तो जो पोर्टफोलियो बिल्ड होता है उसमें भी बहुत सारे पैरामीटर फैक्टर करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम रिस्क प्रोफाइलिंग के बिना हम इन्वेस्टमेंट कोई भी सजेस्ट नहीं करते हैं कस्टमर को। तो उसमें भी आपके जो भी गोल्स हैं, जो भी लॉन्ग टर्म गोल हैं, शॉर्ट टर्म गोल हैं, उन सभी को ध्यान में रखा जाता है। तो उनको ध्यान में रख के ही एक आपको एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना के दिया जाता है। संधू जी, आप हमें बताएं कि इंडियन इन्वेस्टर अक्सर कौन सी कॉमन मिस्टेक करते हैं जो उनकी लॉन्ग टर्म ग्रोथ को अफेक्ट कर सकती है? सर, कॉमन मिस्टेक तो ये करते हैं कि जब इन्वेस्टमेंट का समय होता है, जब मार्केट क्रैश करता है, तो वो इस मार्केट से दूर भागने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो जब मार्केट की वैल्यूएशन अच्छी होगी तो उस समय आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल के साथ इसको समझाता हूँ कि जैसे एक 10 ग्राम सोने का सिक्का है, वो एक दुकान पर 10,000 रुपये पर ग्राम में मिल रहा है, बट उसको आपने वहाँ पर गए, उसकी रेट पूछी, बट आपने सोचा कि चलो मैं क्यों ना दूसरी दुकान में भी ट्राई करूँ। आप सेकंड शॉप में गए और वहाँ पर वो 10 ग्राम, क्योंकि उसको शॉप बंद करनी थी, वो उसको बिज़नेस बंद करना है, तो उसको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, तो उसने वो 42,000 के बजाय वो आपको 40,000 में ही देने को, 5% डिस्काउंट में देने को रेडी हो गया। तो आप कौन सा वाला कॉइन बाई करेंगे? तो आप जहाँ पर आपको डिस्काउंट मिला है वही आप डेफिनेटली बाई करेंगे। तो सेम ऐसे ही स्टॉक में है। तो जो चीज़ आपको मतलब कुछ समय पहले आपको अगर 80,000 रुपये में मिल रही थी, आज वो अगर 76,000 में मिल रही है और सेम चीज़, सेम एसेट, तो आपको वो डिस्काउंटेड प्राइस में है, तो आपको आज उसको लेना चाहिए।
संधू जी, एक गोल्डन एडवाइस जो आप हर इन्वेस्टर को देना चाहेंगे जो उनकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में डिसिप्लिन और क्लैरिटी ला सके। इन्वेस्टिंग को जल्दी स्टार्ट करो और डिसिप्लिन में रहो। कंपाउंडिंग जो है हमेशा पेशेंस के साथ वर्क करती है। सेविंग और इन्वेस्टिंग को रेगुलर हैबिट बनानी चाहिए, ना कि सीजनल। संधू जी, अब हमें आप ये बताएं कि आने वाले 5-10 सालों में संधू फिनसर्व का विजन क्या है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डिजिटल ग्रोथ एंड इन्वेस्टर एजुकेशन। तो क्लाइंट सेंट्रिक अप्रोच अपनाना और एजुकेशन में, फाइनेंशियल लिटरेसी में लोगों को एजुकेट करना, नए नए क्लाइंट्स को इसमें जोड़ना। तो ये हमारी मेन बेसिक है कि आने वाले 5 से 10 साल में हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर पाएँ। और जो आज के समय में बहुत सारे फाइनेंशियल फ्रॉड हो रहे हैं उसके बारे में भी हम लोगों को, अपने क्लाइंट्स को या मिलने जुलने वालों को अवेयर करना चाहते हैं कि जो भी डिजिटल फ्रॉड हो रहे हैं उन डिजिटल फ्रॉड में ना फंसें, किस तरीके से लोग आपको डिजिटली फंसा रहे हैं और कैसे लोगों का पैसा बर्बाद हो रहा है। तो अवेयरनेस इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम एजुकेट करना चाहते हैं आने वाले समय में कस्टमर्स को, और हमारा जो भी सिस्टम है उसको भी और ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली सपोर्ट उसको देना चाहते हैं। वैसे टेक्नोलॉजी से मेरा रिश्ता बहुत ही नज़दीक का रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 92 में हमने अपनी शुरुआत की थी, तो मैंने अपना फर्स्ट जो कंप्यूटर था वो 95 में बाई किया था। तो उस समय जो सिस्टम है वो बहुत ही 386 सिस्टम आता था। तो उस समय जो लैंग्वेज उसमें यूज़ होती थी ना, वो फॉक्स प्रो लैंग्वेज थी। तो मैंने उसमें अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक उसमें प्रोग्राम बनवाया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से, और वो प्रोग्राम में कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम आती रहती थी। तो बट वो मैं कर नहीं पाता था, तो मैंने फिर स्पेशली फॉक्स प्रो की ट्रेनिंग ली। फॉक्स प्रो के बारे में मैंने पूरा एजुकेशन ली, उनकी क्लासेस ली, और वो लेने के बाद में फिर उसको जो प्रोग्राम है उसको और भी ज़्यादा एनहेंस करने में हमें बहुत ज़्यादा सुविधा हुई। तो टेक्नोलॉजी से मेरा कनेक्शन बहुत पुराना है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आज के समय में भी हम टेक्नोलॉजी में अच्छा हम कस्टमर को एक्सपीरियंस दें और हमारे लिए भी वो काफ़ी मददगार हो क्लाइंट के रिटर्न को बढ़ाने में। संधू जी, आज के पोस्टकास्ट शो में आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी है। पर्टिकुलरली जो यंग इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए नॉलेज बहुत प्रॉमिसिंग है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अगले पोस्टकास्ट शो में हम आपसे जल्दी मिलेंगे और फाइनेंशियल सेक्टर की दूसरे क्षेत्र में आपसे चर्चा करेंगे और दर्शकों तक पहुंचाएंगे। थैंक यू वेरी मच।